ईसुरी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि भाविनी इस जानवर का क्या करने वाली थी, क्योंकि ईसुरी इतना ज्यादा गरीब था कि उसे मालूम ही नहीं हुआ था कि सोने की पत्री जैसी भी कोई चीज होती है और उससे सोने के सिक्के भेजे जा सकते थे। आज तक उसे मालूम ही नहीं था कि गंगेश्वरी में सोने की पत्री जैसी कोई सुविधा भी थी। भाविनी की बात का उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरे पास सोने की पत्री तो नहीं है। फिर मैं तुम्हें सोने के सिक्के कैसे भेजूं? भाविनी के सवाल का ईसुरी के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन उसे सोने के सिक्के तो चाहिए थे। ईसुरी ने उससे कहा, फिर अब हम क्या कर सकते हैं सोने के सिक्के के लिए? ईसुरी भाविनी से सोने के सिक्के के बारे में बात कर रहा था, पर भाविनी का ध्यान अभी भी इसी बात पर था कि ईसुरी ने कैसे इस जादुई जानवर को सामान्य हथियार से मारा होगा, क्योंकि उस जानवर का हर एक अंग इतना खतरनाक था कि एक साथ सैकड़ों लोगों को मार सकता था। भाविनी के दिमाग को कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर ईसुरी के चेहरे और उसके शरीर में बंधी हुई कई अजीब सी चीजों को देखकर भाविनी को लगने लगा कि हो ना हो ईसुरी के पास कोई दिव्य हथियार था जिससे उसने इस जानवर को मारा, क्योंकि सामान्य हथियार से इन जानवरों पर वार नहीं किया जा सकता था। अपने मन को अभी भाविनी समझा ही रही थी कि ईसुरी ने भी सोने के सिक्के पाने का तरीका सोच लिया और भाविनी से कहा, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि तुम मेरे घर चलो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और घर आकर तुम मुझे सोने के सिक्के दे देना और मैं तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक करने में मदद कर दूंगा, पर तुम्हारा इलाज करने के सिक्के भी मैं तुमसे लूंगा। ईसुरी की यह बात सुनकर भाविनी को सब कुछ समझ आ गया कि ईसुरी ने किस तरह से इस जानवर को मारा होगा। ईसुरी जब से उसे मिला था तब से ही सिर्फ पैसे की बात कर रहा था, और अब इलाज की बात कर रहा है, तब भी पहले सिक्के की ही बात कर रहा है। भाविनी ईसुरी की बात सुनने और समझने के बाद उससे बोली, मेरे इलाज का खर्च कितना आएगा? अगर इस बारे में आप पहले ही बता देंगे तो मैं गांव पहुंचते ही अपने खजांची को इसके बारे में बता दूंगी। भाविनी के सवाल का जवाब ईसुरी के पास नहीं था, क्योंकि उसने आज तक किसी का ऐसे सिक्के देकर इलाज नहीं किया था। ईसुरी ने फिर भी थोड़ा विश्वास के साथ जवाब देते हुए कहा, जब इलाज का समय आएगा तो देखेंगे कितना लगता है। पहले इस जानवर का ठिकाना लगाते हैं और उसके बाद गंगेश्वरी जल्द से जल्द निकलते हैं, क्योंकि मेरा परिवार गंगेश्वरी में ही रहता है, तो तुम्हें भी मेरे साथ वहीं चलना होगा। जानवर को ठिकाना लगाने वाली बात सुनकर भाविनी ने ईसुरी की तरफ देखा और उसके बाद थोड़ी हैरानी के साथ उससे कहा, जानवर का ठिकाना लगाना मतलब? भाविनी का सवाल सुनकर ईसुरी ने तुरंत जवाब दिया और कहा, अरे अब जब मैंने तुम्हें इस जानवर को बेच दिया है तो तुम मुझे इसके सिक्के दे दो, क्योंकि अब ये तुम्हारा जानवर है, तो तुम ही इसको ले जाने या ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करोगी। ईसुरी की इस बात से भाविनी का पारा चढ़ गया और उसने तुरंत उसे बहुत गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या? तुम जानते भी हो अभी मेरे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इतने बड़े जानवर को ठिकाने लगाऊं। जब तुमने अपनी ताकत से इसे मारा है तो तुम ही करो बंदोबस्त, मैं कैसे करूंगी ये सब? भाविनी की बात सुनते ही ईसुरी ने उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा। ईसुरी जानता था कि भाविनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि अधीरा परिवार की लड़की थी और देवकली विद्यालय में पढ़ी हुई थी। भाविनी के ऊपर हंसने के बाद ईसुरी ने ताना मारते हुए उससे कहा, इस तरह की ताकत अपने शरीर में इकट्ठा करना तो बहुत आसान है और इसमें ताकत की जरूरत भी नहीं है। ये तो बस दिमाग का काम है और मेरे हिसाब से ये तो तुम्हारी उम्र का हर आदमी जानता होगा। तुम्हारे विद्यालय में अभी तक तुम्हें यह नहीं सिखाया क्या? अरे रे, खैर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में यह सब कुछ सिखा दूंगा। मैं बस इस जानवर को छूना नहीं चाहता था, क्योंकि फिर शायद ये उतनी कीमत में ना बिके, पर अगर तुम नहीं कर पाओगी तो मैं ये कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशानी में नहीं डालना चाहता। ईसुरी ने ये सब बातें एकदम ताने की तरह कही थी और भाविनी को ये बातें अच्छी भी नहीं लग रही थी। ईसुरी वैसे भी देवकली विद्यालय को पसंद नहीं करता था और आज तो उसे उस विद्यालय की बेइज्जती करने का बड़ा मौका मिला था। ईसुरी ने एक बार और भाविनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, बुरा मत मानना, पर तुम हो तो काफी बेवकूफ किस्म की। पता नहीं कैसे देवकली में तुम जैसे लोगों को ले लेते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं इस जानवर को ठिकाने लगाने का तरीका तुम्हें बता सकता हूं। मैं 3 बार तुम्हें करके दिखाऊंगा और उसी से तुम्हें सीखना होगा। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी और उसके बाद ईसुरी बिना जानवर को छुए ही भाविनी को जानवर के कीमती हिस्से को अलग अलग करने का तरीका बताने लगा।
भाविनी 2 बार में ही इस तरीके को सीख गई और तुरंत ही वो उस जानवर के कीमती और बेचने वाले हिस्से को अलग करने लगी। जानवर के हिस्से को अलग करते हुए उस जानवर के शरीर से कई तरह की रोशनी निकल रही थी और उसे भाविनी ने एक बोतल में भर लिया और उसके दिव्य खून को उसने दूसरी बोतल में डाल दिया। उस जानवर से जुड़ी हुई हर कीमती चीज को भाविनी ने बहुत अच्छे से अलग किया। अलग करते हुए ही भाविनी ने ईसुरी से कहा, क्या सिर्फ इसी तरह से काम करना है? ये तो कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। इसमें मुझे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है और इस काम को ना जानने की वजह से तुमने मुझे बेवकूफ कहा था। भाविनी को वो काम बहुत ज्यादा आसान लग रहा था, इसलिए उसने सवाल किया था। भाविनी का सवाल सुनकर पहले तो ईसुरी को गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो इस लड़की को कुछ भी नहीं आ रहा था और अब जब काम आ रहा है तो वो ईसुरी के सामने कुछ ज्यादा ही जबान चला रही थी। भाविनी की बात का ईसुरी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और उसका काम होते ही ईसुरी ने उससे कहा, चलो अब हमें चलना है। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके मन के सवालों के जवाब अभी भी उसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जिस जानवर को ईसुरी ने मारा था उसके खतरनाक होने के किस्से लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे और उसकी आवाज से भी लोग डर जाते थे, पर ईसुरी ने उसे एक ही वार में घायल कर खत्म कर दिया था। इस जादुई जंगल के जादुई जानवर को कैसे ईसुरी मार चुका था, वो भी सिर्फ 10,000 सोने के सिक्कों के लिए, और इन सिक्कों के लिए उसने अपनी जान हथेली पर रख ली थी। आखिर क्यों? ईसुरी भाविनी के किसी भी सवाल का सही सही जवाब नहीं दे रहा था और इस वजह से उसके अंदर कई और भी सवाल पैदा हो रहे थे। और भला ईसुरी ने भाविनी को अपने घर बुलाकर उसका इलाज करने को क्यों कहा था? ये बात भी उसकी समझ से काफी बाहर थी। कई सवालों के जवाब भाविनी को पूरी तरह से नहीं मिले थे। भाविनी पीछे पीछे चल रही थी और ईसुरी आगे की तरफ चल रहा था। दोनों जैसे ही जंगल के थोड़ा बाहर निकले तो थोड़ा पास में ही गुरु का एक चेला वहां पर खड़ा था और ईसुरी को उसने हैरान नजर से देखा, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की चलती हुई आ रही थी। लड़की की सुंदरता और उसकी चाल देखकर उस चेले की आंखें पूरी तरह से चमक उठी और लड़की को ईसुरी के साथ देखते ही उसने ईसुरी को जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने उस हथियार वाले जादुई जानवर को मार दिया? उस चेले को भरोसा नहीं था कि भला एक सामान्य सा आदमी एक जादुई जानवर को अपने छोटे से हथियार से कैसे मार सकता था। चेले का सोचना एकदम जायज था, क्योंकि उसने तो क्या, पूरे गंगेश्वरी गांव में किसी ने भी सामान्य हथियार से जादुई जानवर को नहीं मारा था। फिर ईसुरी ने कैसे मारा? क्या वाकई ईसुरी के पास कोई दिव्य हथियार था जो वो बाकी सबसे छुपा रहा था? क्या भाविनी को ईसुरी जानबूझकर किसी काम से अपने घर ले जा रहा था? क्या वाकई ईसुरी भाविनी को शक्तियां जगाने का तरीका बताने वाला था, या फिर वो सिर्फ उसे उसके पैसों की वजह से अपने साथ लेकर जा रहा था? और भाविनी क्यों ईसुरी के साथ बिना किसी सवाल चले जा रही थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेले के मन में ईसुरी को बाहर देखते ही कई सवाल उठे और उसने सबसे पहले ईसुरी पर नजर डाली और उसके बाद उसके पीछे चलती आ रही लड़की भाविनी पर। चेले को सच जानना था कि क्या वाकई कीमती जानवर मारा जा चुका है, और इसीलिए उसने ईसुरी को देखते ही सवाल किया, क्या तुमने वाकई उस जादुई जानवर को मार दिया? चेले के सवाल पर भाविनी का तो ध्यान गया, पर ईसुरी ने उस चेले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन लोगों ने जिस तरह का व्यवहार ईसुरी के साथ किया था, इससे ईसुरी काफी नाराज था। ईसुरी बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ा जा रहा था, पर भाविनी को लगा कि उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो चेला किसी विद्यालय का था और यहाँ पर आज किसी परीक्षा के लिए आया हुआ था। भाविनी ने फिर भी उस लड़के की बात को जानते और समझते हुए उसे जवाब दिया, जादुई जानवर मारा जा चुका है। अगर तुम सारे लोग जादुई जानवर वाली परीक्षा के लिए आए हुए थे तो आज वापस जा सकते हो। विद्यालय में एक परीक्षा जादुई जानवर से जुड़ी हुई होती थी, क्योंकि रोज एक नया जादुई जानवर जंगल में निकलता था और रोज सिर्फ एक ही जादुई जानवर निकलता था। तो आज का जादुई जानवर तो मर चुका था, इसलिए आज वो परीक्षा भी नहीं हो सकती थी और इसीलिए भाविनी उस लड़के को वापस जाने को कह रही थी। भाविनी अपनी बात कहने के बाद ईसुरी के पीछे जाने लगी।
भाविनी की बात को सुनकर उस चेले ने, जिसका नाम शेखर था, उसने विश्वास करते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम सच कह रही हो। शेखर की बात सुनकर एक दूसरा चेला, जिसका नाम अमोघ था, उसने शेखर को देखकर अपनी बात कही, मुझे डर है कि कहीं ये लड़की सच ना कह रही हो। ये लड़की देवकली विद्यालय की है और वहां के लड़के लड़कियां अक्सर यहाँ पर परीक्षा के लिए आते हैं, और उसके शरीर के निशान देखकर साफ लग रहा था कि जानवर की मौत हो चुकी है और वो गलत नहीं हो सकती। पर फिर भी हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। अगर वो जानवर सच में मर चुका है तो हमें आज लगभग 100 भेड़ियों को मारना होगा और उसके बाद ही हम वापस जा सकते हैं। अमोघ की जुबान से ये पता चलते ही कि भाविनी देवकली से थी, शेखर का मुंह ही बंद हो गया और उसे अपने पुराने शब्दों पर शर्मिंदगी होने लगी, क्योंकि उसने ईसुरी और भाविनी दोनों का मजाक उड़ाया था। चुपचाप शेखर अपने काम पर लग गया और जंगल के अंदर जाने लगा, और उधर ईसुरी अपने तेज कदमों से जंगल से बाहर निकल रहा था। और ईसुरी इतना तेज चल रहा था कि भाविनी उसके कदमों को पकड़ ही नहीं पा रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ईसुरी चल रहा हो और भाविनी उसके पीछे दौड़ रही हो। भाविनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, पर फिर भी ईसुरी की गति का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। और एक समय ऐसा आया कि उससे ये बर्दाश्त होना ही बंद हो गया और उसने पीछे से ही ईसुरी को चिल्लाते हुए कहा, रुको, बस अब रुक जाओ। भाविनी ईसुरी से उतनी गुस्सा नहीं थी जितनी वो अपने आप से थी, क्योंकि भाविनी की ताकतें ईसुरी से कहीं ज्यादा थी, पर वो कम ताकत वाले ईसुरी के साथ कदम मिलाकर तक नहीं चल पा रही थी। और इस बात से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद से दुखी थी। भाविनी के कहने पर ईसुरी रुक तो गया, पर उसके चेहरे के भाव बहुत गुस्से वाले थे, क्योंकि वो जानता था कि उसका बड़ा बेटा प्रयाण उसके आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ईसुरी लौटकर उसे शक्तियां जगाना सिखाएगा और उसकी छोटी बेटी अपने पिता के आने का इंतजार कर रही है, और उसका सबसे वफादार सेवक उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि घर में एक सिक्का तक नहीं है जिससे घर का खर्च चल सके। इस स्थिति में भाविनी उसे धीरे चलने को कह रही थी। अगर भाविनी के हिसाब से चलेंगे तो 4 से 5 दिन गंगेश्वरी वापस पहुंचने में लग जाएंगे। ईसुरी के नाखुश चेहरे को भाविनी ने अपनी नजरों से पढ़ लिया और उसके बाद उसने खुद ही कहा, मेरे पैरों में और बाकी जगहों पर चोट लगी हुई है और मैं इस तरह से नहीं दौड़ सकती हूँ। भाविनी की बात सुनकर ईसुरी ने उसके पैरों को देखा और उसके बाद भाविनी को डांटते हुए कहा, माना कि तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम इस तरह से भाग नहीं सकती, पर तुम्हारा चलने का तरीका एकदम गलत है, और जब चोट लगती है तब इस तरह से नहीं चलते हैं। एक तो इस वक्त तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। एक काम करो, तुम मेरे पास आओ और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा। ईसुरी के इतना कहते ही भाविनी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, और उसके बाद जब समझ आया तो उसे लगा कि वो खुद तो दौड़कर गंगेश्वरी जा नहीं सकती थी, तो ईसुरी की बात मानने में ही उसका भला होगा। उसने ईसुरी की बात पर हामी भरी और उसके बाद ईसुरी ने भाविनी के दोनों पैरों को अपने पैरों के ऊपर रखा और भाविनी को उसे जोर से पकड़ने को कहा। भाविनी ने नीचे देखते हुए ईसुरी को कमर से पकड़ लिया था, और जैसे ही भाविनी ने ईसुरी को कमर से पकड़ा, वैसे ही ईसुरी ने उसके पैरों को बहुत मजबूती से अपने पैरों से बांध दिया और एक जोर की सांस ली। और भाविनी इसके पहले अच्छे से सांस लेती, उसके पहले ही हवा की गति वाली शक्ति इस्तेमाल करके ईसुरी गंगेश्वरी पहुंच चुका था। भाविनी की आंखें खुली और उसके बाद खुली की खुली रह गई। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर इतनी कम ताकतों में हवा की शक्ति का इस्तेमाल 2 लोगों के लिए करना उसके लिए वाकई जादू जैसा था। आसानी से शक्ति जगाने का तरीका समझ सकते थे, और अगर उन्हें देवकली विद्यालय में जाना होता था तो प्रयाण की तरह एक परीक्षा देनी होती थी, जिसमें सफल होने के बाद सारे बच्चों को शक्ति जगाना और नई कलाएं सिखाई जाती थी। प्रयाण के साथ साथ उसके 2 और भाई 7 साल के ऊपर हो चुके थे, पर इस वक्त घर में प्रयाण को ही आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो बाकी बच्चों को कैसे पढ़ा सकते थे। और वो दोनों प्रयाण की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए बिल्कुल नहीं थे। वो दोनों बच्चे भी भीड़ और लोगों को देखकर डर जाते थे। शायद आत्मविश्वास की कमी इसलिए भी थी इन बच्चों में क्योंकि ये अनाथ थे, और ईसुरी जिस परिवार का था वो भी कोई बहुत अमीर या इज्जतदार लोग नहीं थे, जिनकी वजह से ईसुरी या फिर इन बच्चों को कोई भी इज्जत दे।
इसलिए कहीं भी बाहर जाते ही सारे बच्चों का आत्मविश्वास गिर जाता था। 7 साल के बाद बच्चे को बिना कुछ सिखाए घर पर रहना किसी बेइज्जती से कम नहीं था, पर प्रयाण 9 साल का हो चुका था और अभी भी घर पर ही रह रहा था। ईश्वरी सारे बच्चों का चेहरा देख रहा था। सामान्यतः ये बच्चे जब एक दूसरे से मिलते थे तो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे, पर आज उनके चेहरों पर कोई हंसी और कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बस एक दूसरे को चोर नजर से देख रहे थे और फिर नीचे देखने लगते। ईश्वरी को समझ आ गया था कि कुछ तो गलत हुआ है, पर क्या गलत हुआ है उसे ये नहीं समझ आ रहा था। सारे बच्चे अपने पिता से इतनी आसानी से कोई बात कहते भी नहीं थे। सिर्फ होमा ही थी जो अपने पिता को कुछ भी कह देती थी, क्योंकि शायद वो सबसे छोटी थी। ईश्वरी अपने बच्चों के उतरे हुए चेहरे देखकर उनके पास गया और उन सब को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ है? तुम लोगों के चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? ईश्वरी के इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा था। बस सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई और जवाब दे दे, पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। पूरे घर में सुई पटक सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। ईश्वरी को यह सन्नाटा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने इस बार लगभग चीखते हुए सबको पूछा, कोई मुझे बताएगा कि आखिर क्या हुआ है? सब लोग आज विद्यालय की जगह इस वक्त घर पर क्यों हैं? ईश्वरी की ये चीख बच्चों से सहन नहीं हो रही थी, पर फिर भी किसी भी बच्चे ने अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा। रामदयाल बच्चों के पीछे ही खड़ा था। उसने अपने मालिक को देखकर बहुत ही धीरे से बच्चों को देखते हुए कहा, मालिक, सब बच्चों को विद्यालय से निकाल दिया गया है। रामदयाल की ये बात सुनते ही जैसे ईश्वरी के तलवों में आग लग गई। जिन बच्चों को उसने किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दी, आज उन बच्चों ने इस तरह की ईश्वरी के सवाल के बाद बहुत देर तक घर में खामोशी रही। किसी बच्चे ने जब उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया तो रामदयाल ने ही फिर से ईश्वरी को बताते हुए कहा, मालिक, और कौन हो सकता है जो इन बच्चों को बाहर निकालेगा? देवकली के गोवर्धन की हर विद्यालय में लोग बात मानते हैं, और क्योंकि आपने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी, इसलिए उसने आपसे बदला निकालने के लिए आज इन बच्चों को विद्यालय से बाहर निकाल दिया। शायद वो इसी मौके की तलाश में था। रामदयाल काका की बात सुनकर ईश्वरी ने अपने गुस्से के घूंट को पी लिया और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो विद्यालय और वो आदमी गोवर्धन दोनों एकदम ही कचरे हैं। ईश्वरी इतना कहने के बाद अपने बच्चों का चेहरा देखने लगा। वो बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्हें दुख था। इतनी कम उम्र में ऐसी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और एक पिता होने के नाते ईश्वरी को ये सब बातें समझ आ रही थी। उसने अपने सारे बच्चों को देखा और उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो विद्यालय एकदम खराब है और तुम लोग ऐसे परेशान मत हो। तुम लोगों का कुछ अच्छा होने वाला है, तभी ये सब हुआ है। अब मैं खुद तुम सबको शक्ति जगाना और नई कला सिखाऊंगा और उस विद्यालय के हर बच्चे से बेहतर बनाऊंगा। और जब समय आएगा तो तुम उनके पास जाना और देखना कि तुम उन सब से कितने ज्यादा ताकतवर हो। समझे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ईश्वरी की बात से सारे बच्चे तो ठीक नहीं हुए, पर प्रयाण, शिविन और अद्रिजा, क्योंकि इन 3 बच्चों में बाकी बच्चों से ज्यादा समझ थी, इसलिए इन्हें अपने पिता की बात पर भरोसा था और ये बाकी बच्चों को भी समझा रहे थे। ईश्वरी अपनी बात कहने के बाद थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि कुछ भी हो, पर उसके बच्चों के साथ जो आज हुआ वो बहुत दर्दनाक और बहुत बुरा था, और वो चाहकर भी उन बच्चों की यादों से आज का दिन मिटा नहीं सकता था। ईश्वरी अपने बच्चों के चक्कर में भाविनी को लगभग भूल ही चुका था, और इधर भाविनी ईश्वरी के घर में इतने सारे बच्चों को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। अभी तक तो उसे फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ रहा था, पर एक 25 साल के आदमी के 7 बच्चे और उसमें से एक 9 साल का, ये देखकर भाविनी का सिर चकरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं ईश्वरी कोई आवारा लड़कीबाज आदमी तो नहीं है जिसने 15 साल की उम्र में ही किसी लड़की को गर्भवती कर दिया था। ईश्वरी के चरित्र पर ही भाविनी को शक होने लगा। जब भाविनी ईश्वरी को पहली बार मिली थी तब ईश्वरी की शक्तियां सिर्फ 5 गुना थी, और अब ईश्वरी की शक्तियां 7 गुना हो चुकी हैं। भाविनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी भी इंसान की शक्तियां 2 दिन में ही 2 गुना कैसे बढ़ सकती हैं। भाविनी को अपनी शक्ति का सिर्फ 1 गुना बढ़ाने में ही 7 महीने लग गए थे,
और ईसुरी चलते चलते अपनी शक्तियां 2 गुना बढ़ा चुका था। भाविनी को इन 7 बच्चों को ईसुरी के साथ देखकर उसे लगने लगा कि जरूर ईसुरी कोई राक्षस है। भाविनी की आंखें बार बार चौड़ी होती जा रही थी और उसे ईसुरी अब इंसान कम और हैवान ज्यादा लग रहा था। उसके हिसाब से ईसुरी एक चरित्रहीन लापरवाह लड़का हो चुका था। भाविनी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी ईसुरी ने अपने बच्चों को देखा और फिर भाविनी की तरफ देखा। भाविनी की तरफ देखते ही उसे याद आया कि बच्चों को भाविनी से मिलाना चाहिए। इसलिए ईसुरी ने बच्चों को भाविनी की तरफ देखते हुए कहा, आज हमारे घर में एक मेहमान आई हैं और इनका नाम है भाविनी। इनसे मैं जब बाहर गया था तो वहां पर मिला हूं और ये काफी बड़े घर की लड़की हैं। ईसुरी की बात सुनकर रामदयाल ने सबसे पहले भाविनी को देखकर कहा, नमस्कार भाविनी जी। रामदयाल भाविनी की सुंदरता और उसे देखकर समझ नहीं पा रहा था कि भला इतने बड़े घर की लड़की आज इस गरीब खाने में क्यों आई हुई थी। रामदयाल के बाद बाकी सारे बच्चे भी भाविनी के पास गए और उसे नमस्ते किया। सबसे आखिर में होमा भाविनी के पास गई, जो सिर्फ 3 साल की थी। अपनी बचकानी सी आवाज में होमा ने भाविनी के पास जाते ही पूछा, भाविनी जी, क्या आप हमारे यहाँ पर हमारी माँ बनने के लिए आई हुई हैं? होमा के सवाल से भाविनी पूरी तरह से कांप गई थी और उसने होमा को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों की माँ बनने यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारे पिता बाहर कुछ काम से मिले थे तो मैं यहाँ पर बस उनका घर देखने चली आई थी। भाविनी कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, पर उसके हिसाब से एक शादीशुदा आदमी से किसी भी तरह का संबंध रखना शर्मिंदगी भरा है। और ईसुरी, जिसके 7 बच्चे हों, न जाने उसने कितनी शादियां की हों, ऐसे आदमी से तो वो बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर ईसुरी ने भाविनी को देखा और मन ही मन कहा, ये लड़की तुम्हारी मां नहीं बन सकती बेटा, ये लड़की बहुत ज्यादा बेवकूफ है। अगर ये मेरे बच्चों की मां बन गई तो सब इसकी तरह ही बेवकूफ और बिना दिमाग के हो जाएंगे। ईसुरी ने इतना मन ही मन कहने के बाद नकली मुस्कुराहट के साथ भाविनी को देखा। भाविनी का ध्यान सभी बच्चों पर था। भाविनी को देखने के बाद उसने बच्चों से कहा, हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, कल से कुछ अच्छे से खाया भी नहीं है, जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ। ईसुरी की बात सुनकर प्रयाण और बाकी बच्चे जल्दी से रसोई में गए और अपने पिता और नए मेहमान भाविनी के लिए कुछ खाने को देखने लगे। बच्चों के वहां से जाते ही ईसुरी ने भाविनी से कहा, तुम मेरे बच्चों की मां बनने लायक हरगिज नहीं हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी तरह मेरे बच्चे बिना दिमाग के हों। ईसुरी की बात को भाविनी ने सुना पर कुछ कहा नहीं। रामदयाल ने दूर से ही ईसुरी को यह कहते हुए सुन लिया था और उसे ईसुरी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वो तुरंत भाविनी के पास आकर उससे माफी मांगते हुए बोला, बेटा, ईसुरी की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे बोल देता है, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रामदयाल की बात को भाविनी ने मुस्कुराते हुए सुना और भाविनी को अब ईसुरी की बातें बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से अपनी बेइज्जती उसके मुंह से सुन रही थी और उसे खुद वो बेवकूफ लगने लगी थी। ईसुरी से उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। ईसुरी उसे कुछ अलग ही एहसास करा रहा था जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था और इसलिए शायद वो ईसुरी की किसी भी बात पर नाराज नहीं हो पा रही थी। ईसुरी वो पहला लड़का था जिसने अभी तक उसकी खूबसूरती और उसके चेहरे को शायद ठीक से देखा तक नहीं था। इसलिए भी शायद भाविनी का ध्यान उसकी बेइज्जती पर जाता नहीं था। कुछ ही देर में बच्चों ने और रामदयाल ने मिलकर सबके लिए खाना लगा दिया और ईसुरी, भाविनी, ये सब लोग मिलकर खाना खाने बैठे और अच्छे से 2 दिन बाद खाना खाया। खाने के बाद बाकी बच्चे तो अपना काम करने के लिए चले गए, पर 3 साल की होमा तुरंत ही ईसुरी की गोद में आ गई और अपनी सुंदर सी आंखों से भाविनी को पास से देखने लगी। होमा को गोद में लिए हुए ही ईसुरी ने भाविनी को देखकर कहा, हालांकि तुम्हारी चोट बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, पर फिर भी उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तुम्हारी चोट ठीक करने में अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं उस मदद के बदले तुमसे सोने के सिक्के लूंगा। अभी इस वक्त तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुम्हें कल ही ठीक होना है तो मैं तुम्हें ठीक करने के 20,000 सोने के सिक्के लूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इलाज धीरे धीरे करूं तो रोज का 5,000 सोने के सिक्के लगेंगे। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी ने तुरंत ही उससे कहा, मेरे पास सोने के सिक्के आज ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके पास संदेश भेज दिया है, इसलिए सोने के सिक्कों की कोई समस्या नहीं है। बस
तुम मुझे ये बता दो कि मुझे करना क्या होगा। भाविनी की बात सुनकर ईसुरी को पूरा यकीन हो गया कि ये लड़की सच में वाकई अमीर है, पर ईसुरी उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहता था। वो बस अपने घर के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए पैसे जोड़ रहा था। ईसुरी ने भाविनी से कहा, आज रात तुम आराम करो, पर कल जब भी तुम कपड़े बदलना मुझे जरूर बुला लेना। ईसुरी की ये बात सुनकर उसकी गोद में बैठी उसकी 3 साल की बेटी होमा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये आप लोग क्या कपड़े उतारने की बातें कर रहे हैं? मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती हूँ। आप लोगों को इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें भी जल्दी इलाज के चक्कर में अपने कपड़े ऐसे किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। एक 3 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर भाविनी का चेहरा एकदम से लाल हो गया और वो शर्म से नीचे देखने लगी। थोड़ी देर के बाद भाविनी ने होमा को बात समझाते हुए ईसुरी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे अपना इलाज कराना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। धीरे धीरे इलाज करने का क्या तरीका रहेगा? इसमें कितना समय लगेगा? भाविनी के सवाल के बाद ईसुरी ने होमा को पहले गोद में अच्छे से पकड़ लिया ताकि अब वो ज्यादा बोले ना। होमा हालांकि अभी भी भाविनी की तरफ देख रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। ईसुरी ने होमा को चुप रहने का इशारा किया और उसके बाद भाविनी से कहा, इस तरीके में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही, पर अगर तुम धीरे धीरे इलाज कराओगी तो मैं तुम्हें एक कला सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी शक्तियों को काफी मदद मिलेगी। हालांकि तुम्हारी मंद बुद्धि की वजह से तुम्हें उस कला को सीखने में काफी समय लग जाएगा। ईसुरी किसी न किसी बात पर भाविनी की बेइज्जती कर ही देता था, पर अब भाविनी उसकी बात को बिल्कुल भी दिल से नहीं लगाती थी। भाविनी ने उससे कहा, मुझे अभी कुछ दवाइयां लेनी है शायद। भाविनी के दवाई कहने से उसे याद आया कि उसे भाविनी के साथ साथ अपने बड़े बेटे के लिए भी कुछ दवाई लेनी थी। उसने याद करते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग किस्म की दवाई तैयार कर दूंगा जो तुम्हें काफी बेहतर महसूस करा देगी। ईसुरी को कई तरह की दवाइयां बनाना आता था जिससे शरीर पर लगे घाव आसानी से और जल्दी भर जाते थे, और उन्हीं दवाइयों से वो भाविनी को ठीक करने वाला था। पता नहीं क्यों, पर ईसुरी भाविनी को किसी भी तरह से अपने घर से वापस नहीं जाने देना चाहता था। शायद इसीलिए उसने भाविनी के सामने 2 तरीके रखे। वो चाहता तो उसे 2 दिन में ठीक करके वापस उसको घर भेज सकता था, पर उसने उसे एक जल्दी और दूसरा देरी वाला रास्ता बताया, और भाविनी ने भी देरी वाला रास्ता ही चुना। ईसुरी हर बात पर भाविनी की बेइज्जती करता था, पर न जाने क्यों भाविनी उसे हंसकर सह रही थी। घर में किसी को भी ईसुरी का भाविनी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, पर भाविनी सब सह रही थी। आखिर क्यों ईसुरी भाविनी को अपने घर में रोकने पर लगा हुआ था? क्यों भाविनी चुपचाप ईसुरी के सारे अत्याचार सह रही थी? क्या दोनों के मन में कुछ घट रहा था जिससे वो बस डर के मारे कह नहीं पा रहे थे? क्या भाविनी के इलाज में 15 दिन लगने वाले थे, या फिर सिर्फ ईसुरी का एक बहाना था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।